वो क्या करे ना कि मुश्किलें तो आती है कदम कदम पर, मुश्किलें तो आती है कदम कदम पर जो इन पर चलता है एक दिन वही साहसी बनता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस कार्यक्रम के लिए विकास इंजन पर तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? कि इसरो ने किस कार्यक्रम के लिए विकास इंजन पर तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो वो ऑप्शन है आपके गगनयान, आकाश, सी आकाशयान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई गगनयान पर किया है। आइए जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में मानव रेटेड GSLV MK थर्ड वाहन के कोर L110 तरल चरण के लिए तरल प्रणोदक विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तमिलनाडु में महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की इंजन परीक्षण सुविधा में इंजन को 240 सेकंड की अवधि के लिए निकाल दिया गया था। इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्य को पूरा किया और इंजन पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान पूर्वानुमान के साथ निकटता से मेल खाते थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसे मिली है? तो ये किसे मिली है भाई? नरेंद्र मोदी को, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मिली है ये मिली है भाई वेंकैया नायडू को। आइए जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार JS इफ्तेखार द्वारा लिखी गई पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त की है। श्री नायडू ने इस पुस्तक के लिए लेखन की सराहना की, जिसमें दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। यह पुस्तक गद्य और काव्य का संकलन है जो दक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए है। इस पुस्तक में हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया है? कि RBI ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड एशिया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा भाई मास्टर कार्ड एशिया। तो जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने के लिए मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। मास्टर कार्ड को ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड के लिए इसके नेटवर्क पर हो, क्योंकि इसका भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर निर्देशों का पालन करने में विफल रही है। यह आदेश मौजूदा मास्टर कार्ड ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा। RBI ने कंपनी को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंक और गैर बैंकों को इन निर्देशों के अनुरूप सूचित करने के लिए कहा है। यह बता दें कि RBI ने अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी सिस्टम प्राप्तदाताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित सभी जानकारी भारत में संग्रहित की जाए। सभी फार्मों को अनुपालन करने और RBI को अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने की अवधि दी गई थी। ओके, तो
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा WPI मुद्रास्फीति जून में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है। अब WPI जो है वो जून में घटकर कितने परसेंट हो गई है। 12.07%, 11.05%, 13.05% या 11.06%। तो इसका राइट होगा भाई 12.07%। आइए जान लेते हैं। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कुछ कमी के बाद सीमांत रूप से कम होकर 12.07% पर आ गई है। हालांकि WPI मुद्रास्फीति जून में लगातार तीसरे महीने दोहरे अंक में रही है, जिसका मुख्य कारण पिछले साल का न्यून आधार रहा है। जून 2020 में WPI मुद्रास्फीति -1.81% थी। खुदरा मुद्रास्फीति जून में लगातार दूसरे महीने 6.26% पर RBI के 6% के कंफर्ट स्तर से ऊपर रही है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जून के दौरान ईंधन और पावर बास्केट में मुद्रास्फीति घटकर 32.83% हो गई, जो मई में 37.61% थी। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी जून में घटकर 3.09% हो गई, जो मई में 4.31% थी। यहाँ तक कि प्याज की कीमतों में भी तेजी आई। विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति जून में 10.88% रही, जो पिछले महीने में 10.83% थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। अब लद्दाख ने जो है 2025 तक किसके साथ समझौता किया है। सिक्किम, गोवा, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके साथ किया भाई, सिक्किम के साथ जो है लद्दाख ने समझौता किया है। आइए जान लेते हैं समझौते के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ऑर्गेनिक लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इंसेंटिव के कार्यक्रम के संबंध में लद्दाख और SSOCA के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के साथ गठजोड़ के बाद ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण प्राप्त करना है। अब प्रमुख बिंदु क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक लद्दाख को एक प्रमाणित ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 5000 हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक में परिवर्तन करने के उद्देश्य से 85 गाँवों की पहचान की गई है और दूसरे चरण में 82 गाँवों को 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कवर किया जाएगा और तीसरे चरण के तहत विभागों ने 79 गाँवों का चयन किया है, जो शेष क्षेत्रों को कवर करेगा। सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणित ऑर्गेनिक के साथ पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। पहला 100% जो है ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, सिक्किम है। सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओ वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया है कि सिक्किम में जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कितनी अच्छी बात की है, हेल्थ को देखते हुए बहुत ही अच्छा काम किया गया है। लद्दाख के राज्यपाल और प्रशासक कौन है भाई, राधाकृष्ण माथुर है। ठीक है, राधाकृष्ण माथुर कौन है, लद्दाख के राज्यपाल और प्रशासक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग, अब टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग गाया गया है हिंदुस्तानी वे, किसने लॉन्च किया है। AR रहमान, सोनू निगम, कैलाश खेर, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने किया है, ऑस्कर
विजेता है AR रहमान, इन्होंने गाया है। ओके, तो ये जान लेते हैं। गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अन्याय द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है। यानी गाया किसने है? अन्याय ने गाया है, और जबकि रहमान ने इसे लिखा है। गाने के लॉन्च में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। गीत के वीडियो में 1996 से आज तक एक परिवार का अनुसरण किया गया है जो विभिन्न ओलंपिक सत्रों में भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करते हैं। वीडियो में अटलांटा 1996, एथेंस 2004, बीजिंग 2008, लंदन 2012 और रियो 2016 के अभिलेखीय फुटेज और इस वर्ष के एक दल के कुछ विशेष प्रशिक्षण फुटेज हैं। अभिलेखीय फुटेज में लिएंडर पेस, विजेंदर सिंह, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, राजनाथ सिंह राठौड़, PV सिंधु और साक्षी मलिक सहित अन्य के विजयी क्षण हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनटीपीसी भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ पर करेगा? अब एनटीपीसी जो है भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ करेगा? गुजरात के कच्छ में, उत्तराखंड चमोली, राजस्थान जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई गुजरात के कच्छ में। आइए जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पाद है एनटीपीसी लिमिटेड। गुजरात के खावड़ा में कच्छ क्षेत्र के रण में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण करने की जो है तैयारी कर रहा है। सौर ऊर्जा पार्क की जो क्षमता होगी वो 4.75 गीगावाट यानी कि 4750 मेगावाट होगी। परियोजना का निर्माण एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा शाखा एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा। अब परियोजना के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी की 100% सहायक एनटीपीसी REL को सौर पार्क योजना के मोड 8 के तहत 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह परियोजना एनटीपीसी की खुद को एक हरित ऊर्जा प्रमुख में बदलने की योजना का एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। एनटीपीसी REL की इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की भी योजना है। नवीनकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। अब एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है श्री गुरदीप सिंह। एनटीपीसी की स्थापना हुई 1975 में और एनटीपीसी का मुख्यालय है भाई नई दिल्ली, भारत में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने DA और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर कितने % करने की मंजूरी दी है? अब कैबिनेट ने जो DA और महंगाई राहत को 17% से बढ़ा कितने % करने की जो है मंजूरी दी है भाई? 28%, 38% या 48% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा 28%। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को बढ़ाकर 28% करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि मूल वेतन पेंशन के मौजूद 17% की दर से 11% की वृद्धि दर्शाती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बढ़े हुए DA और DR दर 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को जनवरी 2020 से रोक दिया गया था।
नतीजतन डीए और डीआर किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 सहित 4 अवधियों के लिए देय है। हालांकि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की अवधि के लिए डीए और डीआर की दर 17% पर बनी रहेगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? कि राज्यसभा में जो सदन के नेता है वो कौन बने हैं? पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन बने हैं भाई? पीयूष गोयल। राज्यसभा में संसद के नेता कौन बने हैं भाई? राज्यसभा में सदन के नेता, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? पीयूष गोयल। ओके, आइए जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है। वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्होंने कर्नाटका के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। गोयल 2 बार के राज्यसभा सांसद है। वर्तमान में एनडीए के उपनेता होने के साथ साथ कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी हैं। वह केंद्रीय वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में कार्यरत है। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका कि केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में सदन का नेता कौन बना है भाई? पीयूष गोयल बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस। अब विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 14 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। आइए जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या करता है कि हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस विश्व स्तर पर मनाता है। यह दिन युवा लोगों, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है और साथ ही युवकों को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवकों को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में जो है घोषित किया है। ओके, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक में टिकट पाने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? कि पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? दिनेश प्रकाश, साजन प्रकाश, विकास दहिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई साजन प्रकाश। आइए जान लेते हैं। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम को पार करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं। इन्होंने रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय निकाला। रियो ओलंपिक 2016 खेल चुके साजन टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड में प्रवेश में 0.1 सेकंड से कामयाब रहे हैं। ओके, तो ये तो थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है आपको हर रोज़ मिलते रहें। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।